हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिलअप फॉर्म। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी ईवीएस टीचर सोनाली। और हमारी जो क्लास की टाइमिंग है 6 to 7 PM की है, एवरी मंडे टू सैटरडे। तो हर दिन की तरह कुछ पंचुअल बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं क्लास में। ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग, रोहित जी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, प्रियंका जी गुड इवनिंग, ज्योत्सना जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग को स्वागत करती हूँ मैं फिलअप फॉर्म में। और अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हमारे और भी सदस्यों के आने का। धीरे धीरे सब ज्वाइन होते जाएंगे। तो आज बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, क्या बात हो गई? आज मैं भी 2 मिनट लेट हूँ। जो जो आते जाएंगे वो एक बार अपना प्रेजेंट शो करते जाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे जो है हमारे आ रहे हैं। और फिर आज कुछ मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाह रही थी। थोड़े बच्चे आ जाएं तो फिर शुरू करेंगे हम क्लास। कई लोग मुझे अपना नाम तक शो नहीं करते हैं कि कौन कौन हमारे साथ क्लास में है। कुछ को तो मैं पहचान गई हूँ बिल्कुल, और कुछ जो हैं एकदम आते हैं और चले जाते हैं गुमनाम से, कुछ पता नहीं चलता है उनके नाम का। तो अपना आप इतने दिन हो गए हमारे साथ जुड़े हुए, और आप भी अपना नाम शो करिए। इसमें मुझे सिर्फ एमसीक्यू में ही नाम दिखाई देते हैं, और इस तरह से कई नए नाम भी रोज़ दिखाई देते हैं। और फिर पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं, क्लासेस उनको क्या अच्छी नहीं लग रही है, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। कुछ आपके दिमाग में अगर और चीज़ें चल रही हैं कि इम्प्रूवमेंट कुछ होना चाहिए क्लास में, आपको कोई और कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पूछिए, मुझे बताइए, तो फिर हम उस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मेरा ये जो मैसेज बॉक्स है ये रुक गया था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, माही जी राधे राधे, रूपाली जी गुड इवनिंग, अंजलि जी गुड इवनिंग। ओके, कोई बात नहीं अंजलि जी, बैटरी डाउन हो जाती है उसमें क्या कर सकते हैं, आप बाद में तो देख ही सकते हैं क्लासेस। शाहीन जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी तो 11 लोग आ गए हैं, 6:05 हो गए हैं। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक दो चीज़ें आपको थोड़ा बताना चाह रही थी। तो अभी हमारे जो बच्चे हैं वो आ गए हैं, तो अब मैं शुरू करती हूँ क्लास को। रोहित जी जय श्री कृष्णा। और आगे चलते हैं। देखिए, सीटेट और केवीएस की जो पढ़ाई आप लोग की, बेसिकली हम सीटेट को ही अभी तो फोकस कर रहे हैं, सामने वही है हमारे। तो देखिए, मैथ्स की जो क्लास थोड़ा सा टाइम में चेंजेस आ गया है, और कुछ क्लासेस जो हैं वो अब नहीं भी हो रही हैं, तो आप लोग को एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम है, लेकिन नए स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा एक बार टाइम टेबल हमने कुछ चेंज किया है, वो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, और कहीं चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एक न्यू क्लास ऐड हुई है, और एक एसएसटी की क्लास जो है वो अभी बंद है, ठीक है, वो नहीं चल रही है। तो हमारा जो मॉर्निंग में अब क्लासेस स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है वो 10 AM से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स की क्लास है, देन साइंस की क्लास, सॉरी, मैथ्स की क्लास से पहले एक एसएसटी की जो क्लास होती थी वो अब नहीं चल रही है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं है। क्लियर कर दे रही हूँ इसलिए आप लोगों को, क्योंकि कई बार आप लोग के क्वेरीज रहते हैं। तो मैथ्स की क्लास आपकी 10 बजे, साइंस की क्लास एक होगी जो पेपर 2 के लिए होगी, वो एक आपकी 1 बजे से होगी। सीडीपी की 3 बजे से, जो नॉर्मल चल रही थी वैसे ही चल रही है।
ईवीएस की 6 o'clock, वो भी जैसे थी वैसी चल रही है। इंग्लिश की कुछ दिन पहले ही चेंज हुई है, 7 बजे टाइमिंग हो गया है। और हिंदी की क्लास का जो टाइम है वो भी चेंज होके 10 बजे से लेकर के अब टाइम चेंज होके कि 9 बजे हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग टाइम टेबल को नोट डाउन कर लीजिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग टाइम से ज्वाइन करिए ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मैथ्स साइंस की हमारी एक नई क्लास जुड़ गई है, एसएसटी की हट गई है। और आपका टाइमिंग चेंज हुआ है, इंग्लिश की क्लास का 7 PM हो गया है और हिंदी की क्लास का 10 से 9 PM हो गया है। हाँ, अभी ज्योत्सना जी, मैं आपको सब बताऊंगी कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं साइंस की। आगे मैंने सारा कुछ रखा हुआ है, आज पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस होती है, आपको पता ही है। और सीटेट में जो साइंस की क्लासेस होगी वो आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होगी और उसमें एमसीक्यूज ही होंगे, फास्ट क्लास होगी जिसमें कि आप फटाफट सारा तैयारी कर लेंगे। और ईवीएस में मैंने कुछ साइंस का पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको वैसे भी मिलेंगे और कुछ अलग और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो बेसिकली पेपर 2 के लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पेपर 2 की क्लास होगी और उसकी टाइमिंग जो होगी वो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में रहेगी। जिनको वो टाइमिंग सूटेबल नहीं लगता है वो फिर क्या कर सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं। नहीं, 12 दिसंबर से माही जी जो क्लासेस हैं वो शुरू होगी। ठीक है, तो आज तो 7 तारीख हुई, 12 तारीख से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जिनको जिनको ज्वाइन करना होगा उनके लिए ये टाइम टेबल मैं शो कर दे रही हूँ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और काम कर रहे हैं कि आपकी एक मैराथन क्लास होने वाली है जो नॉन स्टॉप चलेगी 5 घंटों तक। एक ही वीडियो आप देखेंगे और उस एक वीडियो में ही आपका जो सिलेबस है हम अधिक से अधिक कवर कराने की कोशिश करेंगे। और वो किस तरह से होगी कि एक वीडियो में सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, नॉन स्टॉप चलेगी, 5 घंटे चलेगी। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि एक दिन आप 5 घंटे बैठेंगे, स्ट्रेसफुल तो होगा लेकिन और दिन भर में और आपको कंटिन्यू नहीं बैठना, वो आपका चलता रहेगा, फटाफट आप सॉल्व करते जाएंगे पेपर। और एमसीक्यू के थ्रू थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शंस आपको बताए जाएंगे, उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। इस तरह से क्लासेस होंगी 5 घंटे की। तो वो कब होगी, कैसे होगी, वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये होगी आपकी 11 दिसंबर को, जो कि दिन आपका पड़ता है संडे। ठीक है, और ये मैराथन क्लास जो होगी नॉन स्टॉप 5 आवर्स की। हाँ, कंटेंट भी रहेगा। मैं कंटेंट और पेडागोजी दोनों रखूंगी क्योंकि मेरी जो क्लास होगी उसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए 10 to 3 PM ये चलेगी क्लास, लेकिन इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, पेपर 1 और 2 मिला करके ऑल सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा और ये लगातार 5 घंटे तक चलेगी, जिसमें कि मेरा जो टाइमिंग रहेगा वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। ठीक है, और 10 बजे से मैथ्स की शुरू होगी। मैथ्स के बाद फिर अगला सब्जेक्ट क्या रहेगा वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह से आपकी स्टार्ट जो होगी क्लास वो होगी सुबह 10 बजे से और ख़त्म होगी दोपहर को 3 बजे। तो ये 5 घंटे की लगातार क्लास चलेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट में हम जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको उठा करके, और बहुत ही फास्ट क्लास इसमें इसमें आपकी जो शाम की क्लास होती है इसमें हम आपको समझाते भी चलते हैं, साथ में कुछ शो करते हैं पिक्चर्स, कुछ डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं हम आपस में। वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा, फटाफट क्लास चलेगी और आपको हम अधिक से अधिक कोर्स जो है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे 1 आवर में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों की जो टाइमिंग है ईवीएस की, उसमें सबसे लास्ट हमारा ईवीएस ही लिया जाएगा। उसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। वैसे हो जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे है। उसकी लिंक भी आई थिंक आज शो हो रही थी यूट्यूब पे, तो लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप लोगों को वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, माही जी का कहना बिल्कुल सही है। और सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस दिन आप अपने काम फटाफट निपटा दीजिएगा। इवन क्या है कि देखिए संडे ऐसा दिन होता है जिस दिन काफ़ी काम एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो हमें भी देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने काम नहीं निपटाएंगे, हमें भी अपना काम कुछ उस तरह से निपटाना होता है। एक संडे का दिन होता है जो थोड़ा फ्री होता है। हमें ये सारा कुछ जो प्रेजेंटेशन आपको हम शो करते हैं, पढ़ाने में सिर्फ हमें 1 घंटे लगते हैं,
लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन बनानी होती है इसमें कई घंटे लग जाते हैं। हमें खुद देखना होता है कि कौन सा आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन को रखें या ना रखें। साथ में मैं आप लोगों को इसलिए उसमें दिखाती चलती हूँ और साथ साथ बताती चलती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखती हूँ इसीलिए। तो देखिए इस तरह से जो है आज जो है और एवरीडे हमारी 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाती भी हूँ। लेकिन मैराथन वाले दिन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 50 के आसपास रहेंगे, ठीक है। तो उस दिन आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होके रहिएगा और आपका कंटेंट, पेडागोजी सब कुछ रहेगा और करीब करीब आपका पूरा कोर्स को कवर करने की कोशिश मैं करूँगी। सभी टीचर्स करेंगे, सिर्फ मैं ही क्यों, सभी टीचर्स ही इस तरह का पैटर्न बनाएंगे कि ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बेसिकली जो जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उनको तो यहाँ करवा ही रही हूँ आपको और अच्छे से समझा भी रही हूँ। उसमें भी आप लोगों को ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने लेसन समझाया था तो आप लोग को साथ में प्रैक्टिस करवाई थी, वो क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा उस दिन। जो आपकी क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस संडेज क्लास, ठीक है। बिल्कुल आप तैयारी से रहिए और आगे चलते हैं। आज जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। जंतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की रचना, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और ऑल ऑफ द सभी। देखिए एवरी संडे का हम अभी बता नहीं सकते, ये फर्स्ट संडे हम कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट करते हैं, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट हम संडे का जो भी रहेगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एनिमल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरह से जो एनिमल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है वो जानते रहेंगे इस चीज़ को, और कोई डाउट किसी को होना तो नहीं चाहिए, सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपकी। तो देखिए जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है वो सभी प्रकार से ही होता है। शरीर की रचना के हिसाब से होता है, उनके पोषण के हिसाब से होता है, उनके उत्पादन के हिसाब से होता है। तो शरीर की रचना, जैसे उड़ने वाले जंतु हम देखते हैं कि अलग तरह के होंगे, उनके पंख होंगे तो उनके पंख के हिसाब से हम उनको करते हैं। फिर उनके उत्पादन, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनका जो उत्पाद निकल रहा है वो किस तरह के हैं। उनके पोषण, हर्बीवोरस, कार्निवोरस हम जो लिखते हैं, ओमनीवोरस मतलब जो शाक पत्ते खाते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, और कुछ जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं। इस तरह से इनका क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन होता है। ये शॉर्ट में आप लोगों को मैं क्लियर भी करती जा रही हूँ, तो कोई आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो सभी प्रकार से होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी होता है, न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, और प्रोडक्शन के हिसाब से भी। टीना जी देखिए मैंने जो बताया है संडे वाला, वो आप जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वीडियो चला के फिर से भी देख सकते हैं। बट एक बार मैं बता दे रही हूँ कि संडे को जो हमारी क्लास होगी वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी, और सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको उसमें मिलेगी। आपको मैथ भी मिलेगा उसमें, आपको इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस, ये पांचों सब्जेक्ट जो है आपको कंटिन्यू 1-1 आवर के मिलेंगे, और फास्ट क्लास होगी। किसी भी तरह का आपको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा उस दिन ज़्यादा, ठीक है। मोस्टली उस दिन फोकस होगा कि हम अधिक से अधिक कोर्स को किस तरह से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो उस दिन की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर कंज्यूमर, उपभोक्ता क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, ऑल ऑफ दिस ये सभी। ज़्यादातर आंसर डी में आ रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इतने दिन में आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। कई ऐसे बच्चे थे जो आंसर ही नहीं करते थे, बहुत सारे डाउट में रहते थे,
बट अब मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन जो है, आप जितने लोग हैं सब लोग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी, तीनों तरह के ही आप देखेंगे। जब हम फूड चेन देखते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर होता है, जो पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं वो। और उनको खाने वाले कौन होते हैं? जो शाकाहारी जीव होते हैं। जो शाकाहारी जीव उसको खाते हैं, उसको कई ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, उन जानवरों को वो खा लेते हैं। तो यहाँ शाकाहारी भी आ गए, मांसाहारी भी। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरह का आहार ही लेते हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, या इंग्लिश में ओमनीवोरस कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपभोक्ता जो है ये तीनों प्रकार के ही हो सकते हैं। शाकाहारी से स्टार्ट होता है, एक चेन जब स्टार्ट होती है तो वो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और आकर के आपकी कहाँ ख़त्म होती है? सर्वाहारी पे ख़त्म हो जाती है ना। तो फूड के चेन आपने देखे होंगे कि 3 स्टेज वाले भी होते हैं, 5 स्टेज वाले भी होते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कट पिछले जो हमारे क्लासेस है उसमें करवाया हुआ है। जिनको भी डाउट अगर है तो वो सब क्लासेस जाके पिछली क्लासेस ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। ठीक है, और जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है वो क्लास को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। फाइंड द वन विच इज़ नॉट ओविपेरस, उसे ढूंढो जो अंड प्रजक नहीं है। बर्ड मतलब चिड़िया, रेप्टाइल मतलब सरीसृप, एम्फीबियन उभयचर, मैमल स्तन प्राणी। रोहित जी किस बात की सॉरी कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। सी डी, सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, पर आंसर जरूर करिए, सभी को पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। तो देखिए, आंसर इसका डी किस तरह से होगा? सस्तन प्राणी मतलब जिसको हम कहते हैं मैमल, जैसे कि कैट हो गई, डॉग, ह्यूमन बींग्स, है ना, ये सब क्या हो गए? गाय, बकरी, भैंस, ये सब हो गए आपके सस्तन प्राणी, स्तनधारी जिसको कहते हैं। और बाकी जितने हैं वो सब क्या है? अंडे देने वाले हैं, अंड प्रजक या ओविपेरस जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो चिड़िया जो होती है वो भी अंडे देती है। सरीसृप मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आप छिपकली को देखेंगे, है ना, आप कछुआ देखेंगे, ये सब क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। तो आपके रेप्टाइल्स जो हैं वो भी अंडे देते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं उभयचर। उभयचर वो होते हैं जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस, और वो पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कछुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपका फ्रॉगी हो गया, ये सब एग देते हैं, है ना। तो ये अंडे देने वाले जानवर हो गए। और सस्तन प्राणी मतलब जो हमको नॉर्मली जानवर दिखाई देते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़ा, ये सारे जो हो गए आपके, और ह्यूमन बींग्स जो आ गए आपके मैमल में आ गए। ठीक है, एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, जो जल के अंदर भी रह लेते हैं आराम से और जल के बाहर भी आराम से रह लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो कछुआ होता है वो पानी के अंदर भी रह लेता है उतने ही आराम से और पानी के बाहर भी रह लेता है। जो मेंढक होता है वो भी पानी के अंदर भी रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है। तो इस तरह से मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था एनिमल वाला, उसमें बिल्कुल अलग से सारा डिस्क्राइब किया हुआ है विथ पिक्चर। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पिछली एनिमल वाला जो आपका टॉपिक का क्लास है वो भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं रोहित जी, आप तो रेगुलर अटेंड करते हैं, और जो आपका मिस हो जाता है पार्ट उसको आप वीडियो में कवर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग साथ साथ, मैंने आपको कहा ही है कि आप लोग नोट डाउन भी साथ साथ करते चलिए। नोट डाउन करना क्या होता है कि याद रहती है चीज़ें। तो ये जो चीज़ें एकदम अच्छे से पता है कि भाई यही आंसर है, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उसको तो आपने पता ही है कि ठीक है, लेकिन जिसमें कहीं थोड़ा भी डाउट है आप लोगों को या डिफ़िकल्ट है तो उसको लिखिए ज़रूर। लिखने से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो चिड़िया आपका हो गया, बर्ड अंडे देती है। रेप्टाइल्स सरीसृप जैसे छिपकली वगैरह होते हैं वो लोग भी अंडे देते हैं। और एम्फीबियन जो जमीन में रह सकते हैं आराम से और पानी में भी आराम से रह सकते हैं। ठीक है, उभयचर। क्लियर हो गया सभी को?
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, देखिए बैट जो होता है, अभी मुझे ध्यान आया, बैट जो होता है वो है बर्ड, लेकिन उसको गिनती जो होती है ना वो स्तनधारी में हो जाती है, क्योंकि जो अ, चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, वो अंडे नहीं देते, वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे जो अ, रहेंगे आपके क्लास में, आपको देखने मिलेंगे ये चीज़ें। पूजा कुमारी जी, गुड इवनिंग। तो हर जगह बोलते हैं ना कुछ अपवाद भी होता है, तो ये एक्सेप्शंस भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वन विच इज नॉट विविपेरस, उसे खोजो जो जरायुज नहीं है। अब जरायुज कौन होते हैं ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। बर्ड, काउ, डॉग, मैमल्स, चिड़िया, गाय, कुत्ता या सस्तन प्राणी या स्तनधारी। तो इसके सब आंसर जो हैं सही आ रहे हैं लगभग, क्योंकि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, पहले ही क्लियर हो चुका है। तो अंडे देने वाले ओविपेरस, जिनको कि अंडजनक भी कहा जाता है, अंडायुज भी कहा जाता है इनको। और विविपेरस जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या खोजना है, जो जरायुज नहीं है, जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, मतलब अंडे देते होंगे। तो गाय के भी बच्चे जन्म होते हैं, कुत्ते भी बच्चों को जन्म देते हैं, और जो सस्तन प्राणी है वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। तो बचती है चिड़िया, और वो अंडे देती है, तो सीधे सीधे आपका आंसर जो है इसमें चिड़िया हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, निम्नलिखित में से किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। सैलमेंडर, फिश, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, डॉल्फिन। 5th नंबर डाल के आंसर करेंगे। इसमें ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, सेलेमेंडर। ये भी आपका जो एनिमल वाला चैप्टर था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था, कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता भी देंगे। और आप लोग को डाउट होगा तो आप एनिमल वाला जो मेरी क्लास है उसको जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सैलमेंडर। ये देखिए, जो फिश होती है, फिश का मैंने आप लोगों को 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ कि हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं जो फिश होती हैं। डॉल्फिन का भी वही होगा। ठीक है, और बचता है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो है ना, वो जितने भी उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं और जो पानी के बाहर भी रह लेते हैं, वो दोनों ही कैसे उन मतलब पानी में रहने वाले और पानी से बाहर रहने वाले जो आराम से रह लेते हैं, उभयचर, उनके जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, मैमल के भी, जो हम इंसान हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, जो फिश होती हैं उनके 2 चैम्बर्स होते हैं। और सैलामेंडर जो है, ये पानी के, ये इस तरह की दिखेगी, रुकिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये आपकी ना सूखे जगहों पे रहती है, इस तरह की छिपकलियाँ, छिपकलियों का ही एक तरह का ये टाइप है। और इसके हार्ट में जो है ये 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर्स, 3 कक्षीय होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है मैंने देखा है कि 2-3 बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है। तो सैलेमेंडर वैसे भी नाम थोड़ा अलग सा है, और दिखने में कुछ इस तरह की दिखती है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर। ठीक है, सना जी वेरी गुड, आपका आंसर सही निकला।
तो इसको आप याद करके रखिएगा, और पिक्चर इसीलिए शो किया गया है ताकि आप लोग और आसानी से उस चीज़ को दिमाग में रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन इज ले एग्स, अंडे देने वाली कौन है? स्लॉथ, डॉल्फिन, व्हेल या पेंगुइन? अब देखिए, इसमें भी अपवाद आपको दिखाई देंगे, एक्सेप्शंस आपको दिखाई देंगे इस क्वेश्चन में भी। और ज़्यादातर लोगों के आंसर जो है डी आ रहे हैं, और डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है डी। जो पेंगुइन होती है वो अंडे देती है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो पेंगुइन ही इनमें से ऐसी है जो अंडे देती है, और ये एक ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती, कल ही इसका आंसर आप लोगों ने किया है, और ठंडे प्रदेशों में रहती है ये। तो स्लॉथ जो है वो आपका बियर की प्रजाति में आ जाता है, जो कि बच्चों को जन्म देता है, मैमल है। और डॉल्फिन और व्हेल जो है ना, ये भी अंडे नहीं देती है, बच्चों को जन्म देती है। तो ये थोड़ा स्पेशल था, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं मैंने बताया, तो यहाँ भी वो अपवाद आपका है, ये बच्चों को जन्म देती है, सिर्फ पेंगुइन जो होती है वो अंडे देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक, निम्नलिखित में से कौन सा विषहीन सर्प है? करैत, कोबरा, वाइपर या पाइथन? हाँ, पेंगुइन साउथ पोल पर रहती है। तो देखिए, इसमें से कौन सा विषहीन सर्प है? विषहीन मतलब जिसमें जहर नहीं होता, बिना जहर वाला, बिना जहर वाला सांप कौन सा है? इसमें ए और डी थोड़ा आ रहा है, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग डी भी कर रहे हैं। ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, ओके, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, और वो है पाइथन। ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनते हैं सांपों से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। तो जो सांप होते हैं हमारे देश में, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे देश में कुल कितने जहरीले सांप होते हैं? तो कुल 4 ही जहरीले सांप होते हैं, और पाइथन जहरीला नहीं होता है। सब डरते बहुत हैं, लेकिन वो जहरीला नहीं होता है। थैंक यू प्रभा जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती है। चलिए, तो देखते हैं, ये जो फर्स्ट पिक्चर आप सिंगल पिक्चर देख रहे हैं, ये है पाइथन मतलब अजगर। तो अजगर जो है अपना शिकार किस तरह से करता है? शिकार को ये जकड़ लेता है अच्छी तरह से, और जब उसका दम घुटने लगता है उसके बाद ये उसको निगल जाता है। अगर बड़ा है तो उसको लपेट लेता है अच्छी तरह से, और उसके जब बिल्कुल वो मर जाता है तब उसको ये निगल लेता है। ठीक है, तो निगल करके का, छोटे मोटे जानवरों को तो ये लोग ऐसे ही, कोई भी सांप जो है वो निगल लेता है, तो निगल करके ही इन लोग खाते हैं। हाँ, तो विषहीन मैंने कहा था ना, जिसमें जहर नहीं होता है। ठीक है, तो पाइथन जो है वो जहरीला नहीं होता है, वो अपना शिकार को जकड़ कर या कस कर उसको, या निगल कर उसको शिकार कर लेता है, खा लेता है उसको, या मार डालता है। और हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, और भारत में अगर हम देखते हैं, तो ये 4 प्रकार के जो है वो सांप जो है वो जहरीले हैं। इंडियन कोबरा, सॉय स्केल्ड वाइपर, कॉमन करैत और रसल वाइपर। वाइपर के 2 टाइप हैं, आप देख सकते हैं, क्लियर आपको पिक्चर शो हो रही होगी मोबाइल पर। तो कोबरा जो है ये नाग, ज़्यादातर जो फिल्मों में दिखाता है नाग नागिन वाला चीज़, वो यही वाला है, इंडियन कोबरा। ठीक है, ये बहुत ही विषैला होता है। कॉमन करैत आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा, नॉर्मली ज़्यादातर जगह पे ये देखा जाता है, खेतों वगैरह पे भी मिलता है ये। और ये रसल वाइपर, सॉ वाइपर, स्केल्ड वाइपर, ये सब खेतों वगैरह पे भी बहुत मिलते हैं, और कई बार किसानों की मौत जो है इन्हीं सांपों से होती है। ये चूहों को तो खाते हैं,
फ़ायदा तो करते हैं कि खेत में जो चूहे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये काट लेते हैं किसानों को भी। तो हाँ, मैंने डराने के लिए ही आप लोग को रखा है इसको, है ना। अब सब डर रहे हैं इससे। और भी डरावने डरावने पिक्चर थे, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं। ये ऐसा था कि इसमें आपको नॉलेज भी मिल रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सांप जो है भारत में जहरीले होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 4 ही सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं। इंडियन कोबरा, कॉमन करैत, सौ स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, ये 4 आपके हो गए। उसके बाद सांप के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। जहर जो है, एक बार जब जहर बन जाता है, वो उसको कहीं डस देता है किसी को, वो जहर खत्म हो जाता है, दोबारा से उसकी सिर की नलियों में से फिर से जहर बनता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। और जो पाइथन है वो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें जहर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट स्लीप आवर्स? किस जानवर की नींद सबसे लंबी होती है? काऊ मतलब गाय, हॉर्स यानी घोड़ा, स्लॉथ, कैट यानी बिल्ली, ठीक है। ये 4 हैं आपके पास। ज़्यादातर आंसर जो हैं वो सी में आ रहे हैं, और बबलू जी ने डिस्क्राइब भी कर दिया है 17 आवर्स, तो बिल्कुल क्लियर ही है। 17 आवर्स जो है ये सोता है, इसके जो स्लीपिंग का आवर है बहुत लंबा होता है, और ये एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसकी सारी पत्तियां खा खा के अपना जीवन बिताता है। पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है ये स्लॉथ जो होता है, ठीक है। और ये भालू की प्रजाति का होता है, बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर होता है, हमेशा पेड़ों पर टंगे रहना पसंद करता है। हफ्ते में एक बार अपना फ्रेश होने के लिए ये नीचे उतरता है, बाकी ये 17 घंटे तक ज़्यादातर सोता ही रहता है। तो सबसे लंबी नींद लेने वाले जानवरों में इसका नाम आ जाता है स्लॉथ का, ठीक है। स्लॉथ के बारे में भी एनिमल वाले जो वीडियो है उसमें आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया हुआ है, विथ पिक्चर, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ पॉइंट्स, सारा चीज़ उसमें बताया हुआ है कि स्लॉथ किस तरह का जानवर होता है, और ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्लॉथ होता है ये 8 से 9 पेड़ों पर ही रहता है, और 40 साल तक ये जिंदा रहता है। हाँ, बस ये उसी पेड़ में ही रह रह के अपना जीवन काट लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 पेड़ों में अपना गुजारा करता है पूरे जीवन काल में, और 40 साल की इसकी उम्र होती है। ये माही जी को याद है, बहुत अच्छी बात है। सो आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को अब डाउट नहीं है। विच एनिमल इज़ और आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया थ्रू नेशनल प्रोजेक्ट्स? भारत में राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से कौन सा पशु या कौन से पशु संरक्षित हैं? लायन मतलब शेर, टाइगर्स, एलिफेंट्स या ऑल ऑफ दिस? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा। जो एनिमल रिजर्व जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनके बारे में अलग से मैंने पूरा एक क्लास लिया हुआ है आपका। ज़्यादातर आंसर जो है वो आ रहे हैं डी, और इसका राइट आंसर जो है इसमें, सॉरी इसमें ए दिखाई दे रहा है, बट इसका आंसर जो है राइट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में हो गई है गलती, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी। कुछ ज़्यादा ही लंबा डी हो गया है, बट इसका राइट आंसर जो है वो है डी, ठीक है। ये सभी मैंने आप लोगों को बताया है रिजर्व्स के बारे में, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शेर के लिए तो सॉरी टाइगर्स के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आपको मालूम ही है। और गिर नेशनल पार्क में जो है वो लायंस के लिए चल रहा है प्रोजेक्ट,
और हाथियों के लिए झारखंड में चल रहा है। तो ये सभी परियोजनाओं के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप मोस्टली सभी लोगों के आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं, सभी के लिए ही हो रहा है। इवन गिद्ध परियोजना भी मैंने बताई थी। तो कई तरह के अलग अलग तरह के 3-4 तरह के हिरण हैं, उन जिसमें उन हिरणों के लिए अलग से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सिर्फ एक ही कोई जानवर के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि अलग अलग सभी जानवरों के लिए चल रहा है। और इसका राइट आंसर जो है वो है डी। ठीक है, तो आपका 9th का जो आंसर है वो है डी। इसमें ए हो गया है लेकिन ये डी आंसर होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर दिया मैंने। तो आगे आप लोग देख लेते हैं अब 10th क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट? मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस, जेनर, पॉस्चर, जेसी बोस। जब सभी के आंसर एक जैसे आते हैं तो लगभग वो सही ही होते हैं। तो आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, रोनाल्ड रॉस। और अच्छी बात है, सबको याद है ये। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो? मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? एडीज, एनाफिलिस, क्यूलेक्स। इनमें से कोई नहीं। ऑलमोस्ट आंसर बी आ रहे हैं। बी इज़ द राइट आंसर। और ये एनाफिलीज जो होती है, फीमेल एनाफिलीज, अंजलि जी ने डिस्क्राइब भी कर दिया है, वेरी गुड। तो फीमेल एनाफिलीज जो होती है वो होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फीमेल तो खून पी के जिंदा रह लेती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो क्या खाते होंगे? तो वो पेड़ पौधों के जो रस होते हैं उनको पी करके जिंदा रहते हैं, बट वो इंसानों का जो खून है उसको नहीं पीते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं उसी से ही ये फीमेल जो होती है एनाफिलिस, इसी से बीमारी होती है। अब आपको ये बताना है कि जो एडिस मच्छर है उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाँ, अंजलि जी के ताली भी बज गई, वेरी गुड। तो ये बताना है कि एडिस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर भी करिए। आपके एक लाइक से, आपको पता नहीं है पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है। अंजलि जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। और उन्होंने लिखा है डेंगी। तो डेंगी और चिकनगुनिया दोनों ही तरह की बीमारी जो है ये एडिस जो होती है मच्छर, उसके काटने से ये बीमारी हो जाती है। हाँ जी, माही जी का भी कहना सही है कि अगर मेल वाले भी खून पीने लगेंगे तो फिर तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही तो इतनी मलेरिया की बीमारी से सब परेशान है, डेंगू की बीमारी से परेशान है ना। तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो एडिस के काटने से होता है, एनाफिलिस। अब बचता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो मच्छर है उसके काटने से क्या होता है, ये अब आपको बताना है। एक क्वेश्चन के साथ देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यूलेक्स से बताना है आपको कौन सी बीमारी होती है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से।
कोई बात नहीं। तो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके काटने से एक तरह का बुखार होता है, जापानी बुखार, जो इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी हो जाता है। चिड़ियों में भी ये जो है एक बुखार का कारण बनता है। हॉर्स जो होते हैं उनको भी ये काटता है, तो उनको भी बुखार हो जाता है। तो ये जो क्यूलेक्स है ये हमारे इंडिया में तो ज़्यादा पाया नहीं जाता है, जापान वगैरह में ही सुना जा रहा है कि जापानी बुखार के नाम से ही जाना जाता है, और ये इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बीमार करता है। तो इस तरह से हमने इसी क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन और भी जान लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, केमिकल या बैड वेदर। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कीट, रासायनिक कारण या खराब मौसम के कारण होता है। टाइफाइड जो है वो अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उसके कारण स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से टाइफाइड हो जाता है। हाँ, फाइलेरिया भी होता है, यस, मच्छरों के काटने से ही होता है। और इसका आंसर जो है प्रोटोजोआ आ रहा है सबका, और किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। क्योंकि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ एक तरह का होता है वो उससे ये फैलता है, ठीक है, इसका कारण है प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही आंसर। वॉट डू द बर्ड डू व्हेन दे सी सम एनिमी। जब वे किसी शत्रु को देखते हैं तो पक्षी क्या करते हैं? कीप साइलेंस मतलब मौन धारण कर लेते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। स्टार्ट चिरपिंग ऑल टुगेदर सभी एक साथ चहचहाना शुरू कर देंगे। अटैक ऑन एनिमीज दुश्मनों पर हमला कर देंगे। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कभी। फटाफट इसके आंसर आ रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और कई लोगों ने हमने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखा होगा कि चिड़िया बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो नॉर्मल चहचहाट से कुछ अलग होती है ना, उसमें एक परेशानी झलकती है। आप अगर ध्यान से कभी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि वो आवाज़ जो होती है वो कुछ डिफरेंट तरह की साउंड करती है। तो एक बार इसी तरह से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी चिड़ियों के चहचहाने की, तो मैंने बालकनी से झांक के देखा, मुझे लगा पक्का कहीं सांप निकला होगा, तो वो सांप को देख करके इस तरह से बिहेव कर रही हैं। तो मैंने नीचे देखा तो मुझे सांप तो नहीं दिखा, बट मुझे एक बहुत बड़ी सी बिल्ली दिखाई दी। तो बिल्ली से भी वो डरते हैं क्योंकि वो लोग भी पेड़ पे चढ़ जाया करते हैं, बिल्ली लोग भी। तो इसलिए उस एरिया में क्या है, बिल्ली ज़्यादा दिखती नहीं थी जहाँ हम थे। तो अचानक से जब बिल्ली आई तो वो लोग एक साउंड प्रोड्यूस करने लगे, अजीब तरह से चिल्लाने लगे, जिससे कि आसपास के सभी चिड़ियों को वो क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि आप बच के रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रास हॉपर प्रोटेक्ट्स इट्स सेल्फ फ्रॉम बींग ईटन बाय इट्स प्रेडिटेटर। टिड्डा अपने परभक्षी द्वारा खाए जाने से अपनी रक्षा कैसे करता है? बाय इट टेस्ट बैड, इसके स्वाद से किसी तरह का स्वाद उसका रहता है, उससे करता है। इट कैन हॉप अवे क्विकली, जल्दी से दूर हो जाता है इसलिए। इट कैन कॉमोफ्लेज इटसेल्फ इन द ग्रास, यह घास में स्वयं को छलावरण कर सकता है। इट हैज़ अ पॉइजनस स्ट्रिंग, इसके पास एक डंक होता है जो कि विषैला होता है। ये टिड्डे की बात की जा रही है। आपने देखा होगा कई बार टिड्डा होता है ग्रीन कलर का, ग्रास हॉपर जिसको कहते हैं। तो इसके ज़्यादातर आंसर जो हैं सी में आ रहे हैं, बिल्कुल सबके आंसर लगभग सी हैं। वेरी गुड। तो ये क्या करता है, अपने आप को एक छलावरण कर देता है। जैसे वो खुद ग्रीन कलर का अगर टिड्डा है तो वो ऐसी जगह पे बैठेगा जहाँ पे हरी हरी पत्तियाँ होंगी, जिसपे कि दिखाई ही नहीं देगा जो खाने वाला आ रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा ब्राउन कलर का ग्रास होपर भी रहता है, तो वो लकड़ियों के पास इस ढंग से बैठ जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पे कोई टिड्डा भी बैठा हुआ है। तो ये होता है कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, या छलावरण करना कहते हैं।
ठीक है, रंग बदल करके। रंग तो ये नहीं बदल पाता, जैसे गिरगिट बदलते हैं। ये क्या करता है, जिस कलर का भी है उस कलर की चीज़ों के आसपास में छिप करके रहता है, जिससे कि वो आसानी से दिखाई ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर देयर। परिंदों के पंख जो होते हैं उनके क्या होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, मतलब पीछे का जो भाग होता है शरीर का वो। फोर लिम्स मतलब अग्र अंग, आगे के भाग। सेपरेट स्ट्रक्चर मतलब कोई अलग से एक स्ट्रक्चर, अलग संरचना। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो इसके आंसर जो हैं ज़्यादातर बी में आ रहे हैं। फोर लिम्स जो हैं मतलब अग्र अंग, सामने का जो हिस्सा होता है हमारे बॉडी का वो। तो इसको मैं इस तरह से आपको शो भी कर दे रही हूँ कि देखिए, इसमें जैसे हमारे हाथ होते हैं उसी तरह से पक्षियों के जो पंख होते हैं वो, और पक्षियों के दो पैर होते हैं, जैसे हमारे दो पैर हैं वो दो पैर, और हमारे जो हाथ हैं वो उनके पंख होते हैं। लेकिन वो पंख से उड़ने का काम करते हैं, और जैसे हम कोई चीज़ उठाने का काम करते हैं तो वो पंजों से भी करते हैं और अपने चोंच से भी करते हैं। तो इस तरह से जो पक्षी होते हैं उनके वो क्या कहलाते हैं, अग्र संरचना कहलाती है या फोर लिम्स कहलाती है। इस तरह से अलग अलग तरह के पंख होते हैं और वो अलग अलग तरह से उनका वर्क भी होता है। द लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड, लंबी शीत निद्रा कहलाती है। नैप मतलब एक झपकी। हाइबरनेशन, नॉक्टर्नल मतलब निशाचर। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। श्रीकांत जी, तो मैं साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ। द लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड। तो इसमें ज़्यादातर आंसर जो है वो बी में आ रहे हैं। ये ठंडियों में ही करते हैं। आप देखेंगे कि सांप आपको दिखाई देंगे गर्मियों के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको सांप दिखाई नहीं देगा। जो कछुए होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे। कई जगह आप भालू देखेंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सारे क्या हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और बहुत लंबे समय तक जो है ये बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। ये क्या करते हैं, पहले काफ़ी कुछ खा लेते हैं और अपनी शरीर के अंदर काफ़ी हद तक प्रोटीन को जमा करके रखते हैं, और उसके बाद ये एक लंबी नींद में चले जाते हैं। और इनकी जो बॉडी में स्टोर होता है प्रोटीन और फैट, ये स्टोर जो प्रोटीन और फैट होता है इसको ये धीरे धीरे खर्च करते रहते हैं, और सोते सोते ये जिंदा रहते हैं। इसलिए ये एक लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि इनकी बॉडी में जो है प्रोटीन और फैट को ये स्टोर करके रख लेते हैं और एक लंबी नींद में चले जाते हैं। जैसे पूरे ठंड भर जो है ये आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, ये ज़मीन के अंदर कहीं गहरे में चले जाएंगे और वहीं अपना, हाँ, छिपकलियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे तो गर्मियों में तो इतनी परेशानी हो जाती है कि इधर उधर छिपकलियाँ दिखाई देती हैं। तो छिपकलियाँ हो गई, कछुए हो गए, सांप हो गए, तो ये आपको अभी दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से कई सारे ऐसे जानवर हैं जो हाइबरनेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ माइग्रेशन इन एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में प्रवासन का उद्देश्य है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का। टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर, कठोर मौसम से बचने के लिए। टू सर्च फूड, भोजन खोजने के लिए। टू सर्च देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, उनके प्रजनन स्थलों तक पहुंचने के लिए। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ये सभी आंसर आ रहे हैं, सबके डी आ रहे हैं। वेरी गुड, एक जैसे आंसर हैं सबके, ऑलमोस्ट सही आंसर हैं। तो देखिए क्या है कि कठोर मौसम से बचने के लिए भी कई एनिमल जो हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं गर्मी है तो वो थोड़े दूसरे जगह जाते हैं जहाँ गर्मी कम हो, या पानी वगैरह कहीं कम हो जाता है, सोर्स ऑफ फूड वहाँ पे नहीं है,
तो वो क्या करेंगे, उसकी तलाश में दूसरे जगह सर्च करते हुए चले जाएंगे जहाँ उनको खाना मिल जाए। और माइग्रेटिंग बर्ड्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ उनको सूटेबल लगता है एरिया, वहाँ अपने बच्चों को वो जन्म देते हैं। अंडे से बच्चे निकलने के बाद थोड़े इस लायक बनते हैं कि वो उड़ सकते हैं, तो वो उनको फिर अपने वापस जहाँ रहते थे वहाँ ले आते हैं। तो ये कुछ समय के लिए आते हैं, इनको प्रवासी पक्षी भी या माइग्रेटेड बर्ड भी कहा जाता है। ऐसा कई एरियाज़ में देखने को मिलता है कि इस मौसम में जो है ये पक्षी आने वाले हैं, नदी के किनारे वो दिखाई पड़ते हैं, कुछ अलग अलग तरह के बगुले वगैरह दिखाई देते हैं, तो ये सब माइग्रेशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है ये सारे ही रीज़न हैं। एनिमल यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल, जंतु अपनी सूंघने की क्षमता का प्रयोग करते हैं। लोकेट फूड, भोजन का पता लगाने के लिए। फाइंड देयर मेल एंड फीमेल पार्टनर, उनके पुरुष एवं महिला साथी का पता लगाने के लिए। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ देयर एनिमीज, उनके शत्रुओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। कोई बात नहीं श्रीकांत जी, जो गलती हो रही है उसको आप सही करिए, अपना नोटबुक में सही करके रखिए। इसमें भी आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं ज़्यादातर। यस, डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। तो ये सभी तरह के कारण होते हैं, फूड का पता लगाने के लिए, अपने पार्टनर का पता लगाने के लिए, और उनके जो शत्रु हैं उनका पता लगाने के लिए ये यूज़ करते हैं अपने सूंघने की क्षमता का। बिल्कुल सही, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट 19 क्वेश्चन इज, कॉमोफ्लेज फिनोमिना इज सीन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, छलावरण घटना निम्नलिखित में से किस जानवर में देखी जाती है। कैमेलियन मतलब गिरगिट, स्नोई आउल बर्फीला उल्लू, वेल, या पोलर बियर ध्रुवीय भालू। इसमें भी आंसर सबके सही आ रहे हैं, वेरी गुड, फटाफट आंसर आ रहे हैं और सबका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो गिरगिट जो है वो रंग बदलता है, ये सभी को पता है। और जो हमने देखा था कि ग्रास होपर जो है, अगर वो ब्राउन है तो ब्राउन चीज़ों के पास जाके छिपेगा, ग्रीन है तो ग्रीन चीज़ों के पास छिपेगा, लेकिन गिरगिट क्या होता है, ये अपना ही बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। अगर उसके आसपास कोई लाल चीज़ है तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी का कलर चेंज करके वहाँ, तो ये भी एक क्या होता है, छलावरण का तरीका होता है। जो चेंज नहीं कर सकता वो उस कलर के पास जाके छिप जाएगा, लेकिन गिरगिट जो है ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है। फेदर ऑफ द बर्ड्स आर देयर बॉडी शेप, सॉरी फीचर्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की विशेषताएं। देयर बॉडी शेप, उनका शरीर का आकार। स्मूथ वैक्सी फेदर्स, चिकने मोमी पंख। हॉलो बोन्स, खोखली हड्डियां। और बीक्स, चोंच, उड़ान के लिए अनुकूल हैं। विच आर फ्लाइट एडेप्टेशंस, क्या होगा इसमें से। ए ऑप्शन जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, बी ऑप्शन जिसमें थर्ड और फोर्थ दोनों हैं, सी ऑप्शन ओनली 1 2 एंड 3, और डी ऑप्शन 1 2 3 4 मतलब चारों। तो ये कौन सी जो पक्षियों की विशेषताएं होती हैं ये आपको बताना है, जो उनको उड़ने के लिए अनुकूल होती है। इस तरह के एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आंसर डी में आ रहे हैं। रोहित जी का सी आंसर है, अंजलि जी का बी आंसर है। दोनों गलत हो गए हैं आज, रोहित जी और अंजलि जी। तो इसमें जो है ये चारों ही आएंगे, क्योंकि पक्षियों के उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार जो होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, सामने से नुकीली, ये खास होती है। उनके पंख जो होते हैं मोमी पंख होते हैं,
वो भी उड़ने के लिए आसानी देती है। हड्डियाँ खोखली होती हैं, वो भी आसानी होती है कि हल्का हो जाता है शरीर, और उनकी चोंच जो है सामने की तरफ नुकीली होती है तो हवा को चीरती हुई निकल जाती है। तो इसलिए इसका डी आंसर होगा, और जिन्होंने डी आंसर किया वो बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक थी। आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन एवरीडे ऐड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको डिस्क्राइब भी करते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना हो। ठीक है, तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है किसी को भी, रेगुलर क्लास अटेंड कर रही है, और संडे की जो क्लास मैं आपको बता रही हूँ वो तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं होंगे, बातचीत भी ज़्यादा नहीं होगी, और फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो भी कैसे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस दिन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, और पेडागोजी भी रहेगी, कंटेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो माही जी का तो नंबर भी आ गया, टीना जी का भी आ गया, ज्योति जी का आ गया, वेरी गुड, ज्योत्सना जी का आ गया। अच्छे नंबर सबने लाए हैं आज, वेरी गुड, अच्छी तैयारी चल रही है। तो कल ज़रूर मिलेंगे हम लोग, और कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, सबको क्लास में रेगुलर आना है। और अपनी पढ़ाई आप लोगों की तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और कल जो है हमारी टाइमिंग यही रहेगी, सेम 6 से 7। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस क्लास। ठीक है।